बच्चों, आज की इस वीडियो में हम साम्य विश्लेषण अर्थात इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपनी वीडियो में हमने साम्य के प्रकार के बारे में बात की थी, जिसमें से हमने एक प्रकार की विस्तृत व्याख्या की है। आज हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य क्या हो। प्रोफेसर मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने कीमत से संबंध रखते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य की व्याख्या की। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत सिद्धांत में समय तत्व का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उन्होंने इसको दो रूपों में बांटा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य। अब अल्पकालीन साम्य क्या होता है? अल्पकालीन साम्य का संबंध कुछ समय से होता है जिसमें उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि उत्पादन की मात्रा में मांग के अनुसार परिवर्तन कर सके। यानी कि उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि जो बाजार में वस्तु की मांग की जा रही है उसके अनुपात में उत्पादन को बढ़ा सके। अर्थात अल्पकाल में स्थिर साधनों की मात्रा को नहीं बदला जा सकता। यानी कि अल्पकाल में जो है, जो हमारे पास साधन हैं उनमें से स्थिर साधन जो हैं उनको नहीं बदला जा सकता। केवल परिवर्तनशील साधनों को ही बढ़ाकर पूर्ति में एक सीमा तक विस्तार किया जा सकता है। इसको हम अल्पकालीन साम्य कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन साम्य क्या होता है। दीर्घकालीन साम्य वह होता है कि जिसमें एक उत्पादन कर्ता के पास इतना समय मिल जाता है कि वो साधनों में वृद्धि करके उत्पादन की मात्रा को मांग के अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन साम्य। हम बात कर रहे हैं उत्पादन पे, हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो उत्पादन के जो आपके साधन हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन और साहस। ये उत्पादन के 5 साधन हैं जिनका प्रयोग करके मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं स्थैतिक और प्रायोगिक साम्य क्या होता है। स्थैतिक साम्य का अर्थ जो है वो स्थिरता से लगाया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं। कौन कौन सी गतिविधियां? जैसे उत्पादन, उपभोग, मांग व पूर्ति आदि। इस स्थिति को हम स्थैतिक साम्य कहते हैं। प्रायोगिक साम्य वह साम्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गतिशील होती है। अर्थात उसके अंतर्गत जो काम हो रहे हैं वो सब सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एकल और बहुलित साम्य की। एकल साम्य वह साम्य होता है जब संतुलन की शर्तों को पूरा करने वाली कीमतें एवं मात्राओं का जो है वो एक ही समूह होता है। अर्थात मान लीजिए कि ये मांग वक्र है, यहाँ पर आपकी कीमत दी गई है, यहाँ पर आपका मूल्य दिया गया है। यदि मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है तो इस स्थिति को एकल साम्य की स्थिति कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कीमत एवं मात्राओं का जो समूह है वो एक जैसा है। बहुलित साम्य, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, मल्टीपल साम्य से ऐसे साम्य से
लगाया गया है जहां पर कीमतों और मात्राओं में एक से अधिक संतुलन स्थापित हो जाते हैं, अर्थात मांग वक्र का जो ढाल है वो आपका इस तरह से हो सकता है। इस स्थिति को हम बहुलित साम्य कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट तथा सामान्य साम्य। विशिष्ट साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक बिंदु एक ही अंग के संतुलन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामान्य साम्य में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक रूप में किया जाता है। इसको हम बोलते हैं विशिष्ट तथा सामान्य साम्य। अब हम बात कर रहे हैं एकल और बहुलित साम्य की। एकल साम्य वह साम्य होता है जब संतुलन की शर्तों को पूरा करने वाली कीमतें एवं मात्राओं का जो है वो एक ही समूह होता है। अर्थात मान लीजिए कि ये मांग वक्र है, यहाँ पर आपकी कीमत दी गई है, यहाँ पर आपका मूल्य दिया गया है। यदि मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है तो इस स्थिति को एकल साम्य की स्थिति कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कीमत एवं मात्राओं का जो समूह है वो एक जैसा है। बहुलित साम्य मल्टीपल इक्विलिब्रियम मल्टीपल साम्य से आश्य ऐसे साम्य से लगाया गया है जहाँ पर कीमतों और मात्राओं में एक से अधिक संतुलन स्थापित हो जाते हैं, अर्थात मांग वक्र का जो ढाल है वो आपका इस तरह से हो सकता है। इस स्थिति को हम बहुलित साम्य कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट तथा सामान्य साम्य। विशिष्ट साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक बिंदु एक ही अंग के संतुलन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामान्य साम्य में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक रूप में किया जाता है। इसको हम बोलते हैं विशिष्ट तथा सामान्य साम्य।